हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 जो आपकी चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम केमिस्ट्री की यहाँ पर थ्योरी वाली क्लासेस कर रहे थे, तो उसी क्रम में हमारी अगली क्लास रहेगी। थोड़ी सी तबीयत ठीक ना हो पाने के कारण आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं ला पाए थे, लेकिन अब से हम कंटिन्यू आपकी क्लासेस लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, अभी तक की जो हमारी क्लास है केमिस्ट्री की थ्योरी वाली, ये क्लास नंबर 41 रहेगी। इससे पहले आपकी 40 क्लासें हो गई हैं और अभी तक आपका नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आपके जो पात्रता परीक्षा में सिलेबस दिया गया है उसी के सारे टॉपिक यहाँ पर हमने कवर किए हैं। और आपका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने यदि देखा होगा तो कल आपका एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब हो सकता है अगला जो नोटिफिकेशन है वो आपके वर्ग 2 का ही आए। ठीक है, तो बहुत कम समय फिर आपके पास में रहेगा, तो तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए। आपका जो नोटिफिकेशन है वो तो आएगा ही, ये तो बिल्कुल 100% तय है, क्योंकि जब पात्रता परीक्षा हो गई है तो चयन परीक्षा भी होगी। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रही है तो इसके मतलब आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि यदि 15 से 20 दिन लेट भी होती है तो इतने में आप दोबारा से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो कुछ आपके पात्रता परीक्षा में टॉपिक दिए हैं आप देखना, 95% सारे टॉपिक आपके जो है नोटिफिकेशन जब आएगा मेंस का उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही सारे टॉपिक रहने हैं आपके मेन सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमने केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया था, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक, आप केमिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं तो पदार्थ से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का वर्गीकरण, सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल से पूरी एनसीईआरटी के साथ अदर जो ऑथेंटिक बुक्स का डाटा होता है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। बायोलॉजी की भी बहुत सारी लगभग 65+ क्लासें हो गई हैं थ्योरी वाली, आप उनको भी देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों की। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी हमारे बायोलॉजी के चल रहे थे, उनको भी हम फिर से कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आप वो प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, क्योंकि आपको उससे क्या होगा, आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा दोबारा से थ्योरी का, और आपको क्वेश्चनों का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपका एक टॉपिक है केमिस्ट्री का उत्प्रेरण। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। और इस उत्प्रेरण का क्या मतलब है, क्या होता है उत्प्रेरण, कितने प्रकार का ये होता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं आपकी केमिस्ट्री के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी हमारी जो केमिस्ट्री है बहुत सारे टॉपिक इसमें बचे हुए हैं जिनको हमें कवर करना है। ठीक है, तो आइए आज का जो सेशन, इससे पहले हम आपकी जो है रेडियो सक्रियता, अम्ल क्षार लवण, इसके अलावा पदार्थ का वर्गीकरण, आपकी आवर्त सारणी तो अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 118 तत्वों का अध्ययन करना है, धातु अधातु उपधातु का अध्ययन करना है। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, रासायनिक संकेत एवं सूत्र समीकरण, ये आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे पिछले लेक्चर में। आज के सेशन में हम उत्प्रेरण कैटालाइसिस पढ़ेंगे, क्या होता है। तो आपने सुना होगा, जब दो लोगों का झगड़ा होता है तो उसमें जो झगड़ा कराने वाला मध्य का व्यक्ति होता है वही उत्प्रेरक है। क्या है वो? उत्प्रेरक है। इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ उत्प्रेरण कैटालाइसिस क्या होता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे, यहाँ पर जो दो लोगों के बीच में झगड़ा कराया है किसी तीसरे व्यक्ति ने, तो वो तो उस झगड़े से दूर है। मतलब इन दो के बीच में क्या, या तो यहाँ यही बात कही गई है केमिस्ट्री की भाषा में कि ऐसे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेंगे, तो या तो घटा देंगे या बढ़ा देंगे। अब जो घटाएंगे वो कौन से उत्प्रेरक होंगे और जो बढ़ाएंगे वो कौन से होंगे, तो यही इसके प्रकार में हमें पढ़ना है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए, तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित, मतलब इन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ठीक है, इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता जो झगड़ा कराने वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक कैटालिस्ट कहलाते हैं, तथा यह क्रिया ही उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेरक की खोज, तो हर चीज़ की खोज हुई है, किसी ना किसी विद्वान ने बताया है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ की खोज याद रखनी है। जितने भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, एक तो उनकी शाखा याद रखनी है, किसका अध्ययन कहाँ पर होता है, इसके बाद आपको खोज याद रखनी है और सन याद रखना है। ठीक, तो देखिए उत्प्रेरक की जो खोज है इसका श्रेय बर्जीलियस को दिया जाता है। किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन की जो पुष्टि है वो सबसे पहले किसने की थी? बर्जीलियस ने।
इस कारण से ही बर्जीलियस को आपके उत्प्रेरक का खोज का श्रेय दिया जाता है। और कब इन्होंने ये पुष्टि की थी? सन 1835 में। अब देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है, यदि पोटेशियम क्लोरेट हम लेते हैं KClO3, इसको बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो इससे ऑक्सीजन गैस अत्यंत धीरे धीरे निकलती है। क्या करना है? पोटेशियम क्लोरेट लेना है और बहुत अधिक टेम्परेचर पर इसको हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे निकलती है। परंतु यदि इसके साथ थोड़ी मात्रा में हम मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दें, किसके साथ? आपके पोटेशियम क्लोरेट के साथ में यदि मैंगनीज डाइऑक्साइड को भी मिला दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत अधिक हम हीट दे रहे थे, लेकिन यहाँ इससे कम ताप पर ही तीव्र गति से और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है वो आपका क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए अभिक्रिया के अंत में मैंगनीज डाइऑक्साइड की रासायनिक संरचना या गुणधर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये अप्रभावित है। और फिर भी अप्रभावित रहते हुए इसके वेग को बढ़ा दे रहा है। पोटेशियम क्लोरेट को इससे कम ताप पर भी यदि हम गर्म कर रहे हैं तो उससे तीव्र गति से क्या हो रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। तो यही क्या है? आपका उत्प्रेरक का उदाहरण है। और जो आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड है यह प्रभावित है। ठीक है, दूर से ही इसने कार्य कर दिया। अतः मैंगनीज डाइऑक्साइड इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो जब आपसे थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको देंगे, और यदि आपने उत्प्रेरक टॉपिक पढ़ रखा है तो आप आसानी से बता देंगे कि जो अप्रभावित है, जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो अपनी यथा स्थिति में है, वो क्या है? उत्प्रेरक है। बस ये क्या करता है? झगड़ा कराने का कार्य कर देता है। ठीक है। अब देखिए उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक निम्न प्रकार के, वैसे तो हमें 2 उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये सारे जानने चाहिए। उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक होगा, एक तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, और एक होगा ऋणात्मक। ठीक है। तो देखिए जो धनात्मक उत्प्रेरक है, ऐसा उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, वो क्या कहलाता है? आपका धनात्मक अर्थात पॉजिटिव कैटालिस्ट। ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल होते, एक तो मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया, एक हो गया आपका आयरन। ठीक है। तो ये होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक के टाइप्स। सेकंड होता है आपका नेगेटिव कैटालिस्ट अर्थात ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ये क्या होता है? ऐसा उत्प्रेरक जो किसी केमिकल रिएक्शन के वेग को घटा देता है, वो क्या कहलाता है? आपका नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाता है। इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है एल्कोहल। ठीक। तो ये तो हो गए उत्प्रेरक के 2 प्रकार। अब तीसरा होता है स्व उत्प्रेरक। इसे क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिस्ट। जब किसी केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना कोई उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट होता है प्रेरित उत्प्रेरक इंक्लूड कैटालिस्ट। जब किसी केमिकल रिएक्शन का उत्पाद दूसरी जब केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है तो उसके लिए स्वयं ही क्या करने लगता है? एक कैटालिस्ट का कार्य करने लग जाता है। तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहेंगे हम? प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके उत्प्रेरक के प्रकार। इसके बाद हमें पढ़ना है उत्प्रेरक वर्धक। मतलब इसमें कुछ आपके कीवर्ड आते हैं जिनको आपको समझना चाहिए। तो कौन कौन से ये होते हैं इनके बारे में। इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं वो भी आपके जो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, तो उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है उत्प्रेरक वर्धक। ये क्या कहलाता है? वर्धक से ही स्पष्ट है कि वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके उत्प्रेरक वर्धक। और इसका मोस्ट एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट रहेगा, मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेरक विष। कैटालिस्ट पोषण जो होता है या पॉइजन जो होता है, जो पदार्थ स्वयं किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। विष का मतलब ही खाने से क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, तो वो उत्प्रेरक विष है। नेक्स्ट है संदमक। संदमक क्या कहलाता है? तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के वेग को कम कर देते हैं, वो संदमक कहलाते हैं। अब एक होती है सक्रियता ऊर्जा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए एक
आवश्यक ऊर्जा की जो सहायता ली जाती है यहाँ पर वो सक्रियता ऊर्जा कहलाती है। और ये जितनी अधिक होगी उतनी देरी से क्रिया होती है। ठीक है, तो हर एक कार्य के लिए किसी न किसी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया होती, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सक्रियता ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ जो हमने धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण पढ़े उसमें क्या इसका यूज है, तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए जो सक्रियता ऊर्जा है उसको घटा दिया जाता है, और जब ऋणात्मक उत्प्रेरण जो उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया की गति को घटाने के लिए सक्रियता ऊर्जा को, मतलब इसका विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेरक तो हमने पढ़ लिया, उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ लिए। उत्प्रेरक जो संपूर्ण अभिक्रिया होती वो उत्प्रेरण होती है, ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे जो उत्प्रेरण होता है इसके प्रकार। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो आपका समांगी उत्प्रेरण और एक होगा आपका विषमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी यानी होमोजीनियस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही प्रावस्था में रहेंगे। अवस्थाएं आपको पता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो जो आपका समांगी उत्प्रेरण रहेगा इसमें जितने भी आपके उत्प्रेरक होंगे या जो अभिकारक होंगे वो सब के सब एक ही अवस्था में रहेंगे, जबकि आपके विषमांग में क्या होगा, अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है सल्फर डाइऑक्साइड के दो अणु हैं, ऑक्सीजन और NO। ठीक है, तो ये तीनों के तीन गैस अवस्था में हैं, और ये इससे बना जो मिश्रण है वो क्या है, समांगी है। और विषमांगी में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये दो तो गैस अवस्था में हैं और एक ठोस अवस्था में है। तो इससे जो आपका उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, आपका विषमांग उत्प्रेरण। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेरकों के उपयोग और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो अमोनिया गैस बनाने की हेवर विधि है इसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाता है। तो देखिए यहाँ जितने भी लिए गए हैं उत्प्रेरक सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए जैसे पूछेगा अमोनिया गैस बनाने की हेवर विधि में किस उत्प्रेरक का यूज होता है, तो लोह चूर्ण का। या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि जो लोह चूर्ण होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अमोनिया गैस बनाने की हेवर विधि में। नेक्स्ट है प्लेटिनम चूर्ण जो उत्प्रेरक है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में इसका यूज होता है। नेक्स्ट होता है निकेल, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है गर्म एल्यूमिना, एल्कोहल से ईथर बनाने में उपयोग होता है। अगला है क्यूप्रिक क्लोराइड, क्लोरीन गैस बनाने की डीकान विधि में यूज होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम, इसका यूज क्या है, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में। यदि आपने बायोलॉजी की क्लासेस देखी होंगी तो ये सारे के सारे आपको एंजाइम बताए हुए हैं। ठीक है, छोटी आंत में कौन से एंजाइम होते हैं, कौन सा एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ गर्म एल्यूमिना हो गया था एल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूप्रिक, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ के इनको याद कर लेना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डीकान विधि में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टाइड में अपघटित करता है। एरेप्सिन एंजाइम जो आंतें होती हैं उसमें जो प्रोटीन है उसको एमिनो अम्ल में अपघटित करेगा। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है हमारे अग्नाशय में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलेगा। टाइलेम एंजाइम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा एंजाइम किस बॉडी पार्ट्स में होता है, तो टाइलिन आपकी लार में पाया जाता है, तो मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में ये परिवर्तित करता है। फिर दिया है जाइमेज एंजाइम, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में। नेक्स्ट डायस्टेज एंजाइम, स्टार्च से माल्टोज के बनने में हेल्प करता है। माइकोडर्मी एसिटी, गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में। इन्वर्टेज एंजाइम, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने में। और लैक्टिक बेसिली जो एंजाइम है दूध में पाया जाता है और दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपको उत्प्रेरकों के उपयोग और ये नाम याद रखने हैं कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है। और उल्टा भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो यदि आपने इनको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से इनके आंसर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो सबके सब जैव उत्प्रेरक। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता एंजाइम होते हैं, ऑप्शन देगा जैव उत्प्रेरक होते हैं, हार्मोन्स होते, क्या होते, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो सबके सब उत्प्रेरक, और कौन से उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं।
तो वैसे उत्प्रेरक जो शरीर में पहले से ही उपस्थित रहते हैं वो क्या है, जैव उत्प्रेरक। और एंजाइम एक किसका उदाहरण है, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है। और यह क्या करता है, तो हमारे विभिन्न बॉडी पार्ट्स में जो एंजाइम होते हैं उनमें किसी न किसी रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, पाचन की क्रिया को तेज कर देते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन, ये आपको पता होगा। अब हम एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो अणुजीवों किण्वों में संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, मतलब नाइट्रोजन से युक्त रहेंगे, जो किण्वनीकरण की क्रिया द्वारा संपादित करते हैं, या जो किण्वन की क्रिया होती है उसको तो आपको बताया हुआ है जब जीवाणु पढ़ा था हमने कि किण्वन क्या कहलाता है। ठीक है, किण्वन पर जो है लुई पास्चर ने इस पर प्रयोग किया हुआ था, तो इस बता चुके हैं। तो पिछले लेक्चर देखना ज़रूरी होता है ताकि आप आगे के लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, जो संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं जो किण्वन की क्रिया संपादित करते हैं वही क्या है, एंजाइम हैं। और एंजाइम प्रत्येक जीवित प्राणी की कोशिकाओं में पहले से ही उपस्थित रहते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। अब ये कोशिकाओं में रहते हैं, मतलब जो जीवित प्राणी है उसी के अंदर तो कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो कोशिका भी हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अब देखिए, जीवित शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए एंजाइम को क्या कहते हैं, जीव रासायनिक उत्प्रेरक या जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसके कुछ गुण हैं, देखिए इसके गुणों को, कि ये प्रोटीन के समान संकीर्ण पदार्थ होते हैं, मतलब प्रोटीन के जैसे संकीर्ण पदार्थ होते, इस कारण से ही सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और ये संपर्क उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब जिसके भी संपर्क में आएंगे उसी के अनुसार ही कार्य करने लगते हैं। और उच्च कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं या उनको उत्प्रेरित करते हैं। ये अत्यंत ही विशिष्ट होते हैं और एक एंजाइम केवल एक ही क्रिया को संपादित करता है, तो इसीलिए तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे लार में टाइलिन एंजाइम, दूध में आपका लैक्टिक जो होता है वैसिली एंजाइम होता है। अब देखिए, इनकी क्रियाशीलता अधिक ताप यानी 79 डिग्री सेल्सियस और विषैले पदार्थ की उपस्थिति में क्या होगी, कम रहेगी या नष्ट हो जाएगी। और शरीर के ताप पर, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, उस ताप पर सबसे अच्छा ये काम करते हैं। अभिक्रिया स्वरूप पदार्थों के एकत्रित हो जाने की क्रिया धीमी पड़ जाती है और नष्ट हो जाती है। तो ये रहा आपका उत्प्रेरक, उत्प्रेरण। हम यहाँ किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपके बन सकते हैं और सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो छोटे होते हैं, एक बार हमने उस पर नज़र डाली और उसको छोड़ देते, हो सकता है यदि वहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। आपको पता होगा सिलेक्शन के लिए एक नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर की बात तो छोड़िए, एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। जब आप मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं पॉइंट से, तब देखना कि कैसा महसूस होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपके पास में टाइम मिल रहा है तो आप छोटे से छोटे टॉपिक को भी अच्छे से कवर करने का प्रयास करिए, क्वेश्चनों को खोजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब जो हमारे केमिस्ट्री के अन्य टॉपिक, अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आपका ईंधन हो गया, आपका सीमेंट हो गया, ठीक है, उर्वरक हो गया, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हो गए, ये अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर होते हैं। ठीक है, सीमेंट हो गया, कांच हो गया, ये सारे टॉपिक हमें अभी पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को आपको कवर करवाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको कहीं पर भी सेशन में कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिए। और जो आपकी प्लेलिस्ट है वो हमने अलग अलग नाम से बना दी है, MP वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नाम से, तो आप सारे सेशन देख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।